Hello, good evening to all of you. Dear students, today I will discuss on the topic of correlation. What is correlation? Definition of correlation, uh, types of correlation. ओके तो बच्चों हम लोग आज समझेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो ये कोरिलेशन को जो टॉपिक है ये हमारे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर हम बीएससी लेवल पर देखें तो कोरिलेशन का टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल आते हैं। बीएससी में सिर्फ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, और एमएससी लेवल में कोरिलेशन के जो इस टॉपिक के अंदर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो बहुत सारे टाइप्स हैं। तो एमएससी लेवल पे ये सबसे बेसिक है कोरिलेशन का कि पहला टॉपिक ही हम समझे कि आगे इस टॉपिक में है क्या क्या। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कोरिलेशन, ओनली कोरिलेशन है क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है ना बेटा, तो चलो डिस्कस करते हैं कोरिलेशन के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है को रिलेशन, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन, संबंधों के बीच बारे में बात हो रही है। को का मतलब है जब दो या दो से अधिक कोई चीजों के बीच में संबंध होता है तो उसको हम लोग को रिलेशन या को वेरिएंस, जब दो या दो से अधिक चीजें होती हैं। तो यहां रिलेशन की हिंदी होती है संबंध। ठीक है, और को मीन्स हो गया सह, तो इसकी कोरिलेशन की हिंदी होती है सह संबंध। ठीक है, सह संबंध क्या है? सह संबंध, इसका पहले अर्थ समझते हैं। अर्थ यह है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक कोई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब कोई भी ऐसे पद हैं, कोई भी ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो एक तरीके की है, दूसरे डिफरेंट टाइप्स के। इस दो तरीके के वेरिएबल्स में हम लोग ये देखते हैं कि अगर x है और y है, मान लीजिए एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा वेरिएबल है y, अगर x का y पर या y का x पर कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। अगर x का y पर प्रभाव पड़े या y का x पर प्रभाव पड़े, तो इनके बीच में जो संबंध है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल के बीच में संबंध है, तभी तो इसका प्रभाव कुछ इस पर पड़ रहा है या इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, या ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग लगाने के कोरिलेशन बोला जाता है इसको। तो कोरिलेशन के समय अभी हम आपको बताते हैं कोरिलेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more variables, the relationship between two or more variables is known as correlation. ठीक है, the relationship between two or more variables is known as correlation, ये डेफिनेशन है। अब इसमें देखते हैं, अगर द रिलेशनशिप यानी दो या दो से, हिंदी में इसको क्या बोले, दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, बिटवीन रिलेशनशिप, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन संबंध है, दो या दो से अधिक पदों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें जो कोरिलेशन में जो दो पद होंगे या दो जो वेरिएबल्स हैं, मान लिया हमने एक x है एक y है, x हो गया, सपोज अगर एग्रीकल्चर में देखें तो x हो गया मान लिया वर्षा, रेनफेल, और y हो गया उत्पादन। ठीक है, वर्षा और उत्पादन, तो वर्षा का उत्पादन पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वर्षा कम या अधिक होगी उसकी वजह से उत्पादन भी कम या अधिक होगा। तो x का y पर कुछ प्रभाव पड़ा, तो इसका मतलब है x और y के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, इसी को हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर x का y पर प्रभाव, मान लिया x जो हमारी वर्षा है वो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रही है, तो प्रोडक्शन भी हमारा कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 5 7 8 10,
कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में। तो इसका मतलब है कि x की वजह से, x के कम या अधिक होने से y पर कुछ प्रभाव पड़ा। तो इसका मतलब है x और y के बीच में संबंध है। इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक। अब एक बात निकल करके आती है, ये x और y है क्या? अगर x का प्रभाव y पर पड़ रहा है तो x कहलाएगा इंडिपेंडेंट, यानी ये स्वतंत्र है, लेकिन y क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़े, जिस पर पड़ रहा है वो है डिपेंडेंट, जिसका पड़ रहा है प्रभाव वो है इंडिपेंडेंट। ये स्वतंत्र है, इसको कम बढ़ कर सकते हैं। इसकी वजह से प्रोडक्शन आपका कम बढ़ हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि उत्पादन को कम करने से वर्षा कम हो जाएगी ना, लेकिन वर्षा के कम होने से उत्पादन कम जरूर हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र है और ये परतंत्र है, ये इस पर निर्भर है। तो जब भी हम कोरिलेशन समझें, तो कोरिलेशन जब दो लोगों के बीच में संबंध होता है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर? दोबारा समझिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। इन द कोरिलेशन वी हैव टू वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल्स होंगे उनमें से क्या होगा? वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक डिपेंडेंट होगा तो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, अगर एक इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो ये हमें इस कोरिलेशन में मेन डेफिनेशन से समझ में आता है। ठीक है, अब बात आती है कि कोरिलेशन जो है होता कितने प्रकार का। कोरिलेशन होता है मेनली दो प्रकार का। कोरिलेशन होता है मेनली दो प्रकार का। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? व्हाट पॉजिटिव कोरिलेशन, when one variable increase then other variable also increase, or one variable decrease then other variable also decrease. It means both variable in the same direction. दोनों वेरिएबल कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, x है एक वेरिएबल और y है। अगर x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अगर x क्या हो रहा है? 1 2 3 4 इस टाइप में, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े। y मान लीजिए 2 4 5 7, ये क्या हो रहा? x बढ़ रहा, y भी बढ़ रहा। x अगर इधर से देखो घट रहा तो y भी घट रहा। मतलब अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। इसको बोलते हैं, ये दोनों क्या है? सेम। अगर इसको देखें तो देखो सेम डायरेक्शन, इसको देखें तो सेम डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी धनात्मक संबंध। मतलब जैसा एक चलेगा तो दूसरा भी वैसे ही चलेगा। जैसे लाइफ एग्जाम्पल में हम लोग समझे कि अगर हम लोग कहते हैं दो भाई भाई में संबंध होता है, रिश्ता होता है ना। अगर एक भाई एक काम कर रहा है, एक कहेगा आज ऐसा काम करना है, दूसरा भी कहेगा आज ऐसा काम करना है, तो दोनों के बीच में क्या है? अच्छा संबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक कहेगा आज ऐसा काम करना है, दूसरा कहेगा नहीं करना है, तो क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। तो दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो एक ने कहा हाँ आज ऐसा काम करना है, दूसरा कहा हाँ करना है, तो दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं ना। यही तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ रहा, दूसरा भी बढ़ रहा। समझ रहे? अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। हिंदी होती है इसकी धनात्मक सहसंबंध। ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक सहसंबंध। नेगेटिव में एग्जाम्पल है x और y। अगर x बढ़ रहा है 1 2 3 4, ये x बढ़ रहा और y क्या होगा? 10 8 7 5। तो एक बढ़ रहा है, एक इस साइड जा रहा तो दूसरा इस साइड जा रहा।
ठीक है, ये क्या है, व्हेन वन, लिख लीजिए आप लोग इसकी डेफिनेशन, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज देन अदर वेरिएबल डिक्रीज, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज देन अदर वेरिएबल डिक्रीज, व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीज अदर वेरिएबल इंक्रीज, इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो दूसरा समझते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के, इसका लाइव एग्जांपल इसका तो हो गया, जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर, जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर कंजप्शन बढ़ाएंगे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा एग्जांपल, वर्षा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेगेटिव का एग्जांपल है किसी वस्तु की प्राइस जब बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो उसकी मांग घट जाती है। जैसे टमाटर 10 रुपए किलो था, आप 1 किलो खरीदेंगे, 2 किलो खरीदेंगे, जैसे वो 10 से 20 हो जाएगा आप आधा किलो खरीदेंगे या और थोड़ा कम कर देंगे। जैसे ये 50 रुपए होगा तो आप इसको बिल्कुल 250 ग्राम खरीदने लगेंगे। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ती जा रही है, डिमांड क्या हो रही है, घटती जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल नेगेटिव कोरिलेशन का आपका ये हो जाएगा, जैसे प्राइस, कीमत और उसकी डिमांड, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर डिमांड घट जाएगी, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो नेगेटिव कोरिलेशन में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। यहां दोनों किस में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में भागेंगे, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन। बात समझ में आ गई बेटा सबको? चलो, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार का होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी, एक होगा परफेक्ट पॉजिटिव, एक होगा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, इसमें भी परफेक्ट और ये इम्परफेक्ट। बात समझ में आई? परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इसमें भी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इम्परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, इम्परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यानी कि पॉजिटिव में भी दो तरीके से होगा, जैसे ये है, ये पॉजिटिव है। अब परफेक्ट क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव तब होगा जब इसका डेफिनेशन होगी, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज देन अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज, पहला बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, बट इन द सेम रेशियो, यानी कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, सेम यूनिट के साथ बढ़ेगा, वो कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, ये x है, ये y है। ठीक है, थोड़ा साइड कर ले रहे हैं, x और y। x क्या है, 1 2 3 4, एक एक यूनिट हर बार बढ़ रहा, तो प्रोडक्शन भी आपका मान लीजिए 2 4 6 और 8, तो सेम यूनिट यहां पे अगर आपका चेंज ऑफ x करें तो एक 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 हर बार एक एक बढ़ रहा, उसकी वजह से हर बार प्रोडक्शन भी सेम ही बढ़ रहा है, 2 2 2 2, हर बार प्रोडक्शन सेम, तो इसको बोलेंगे आप परफेक्ट। और इम्परफेक्ट ये होता है, यहां सेम टू सेम नहीं, यहां 2 4 हुआ, यहां एक ही बढ़ा, फिर यहां 2 बढ़ गया, ये सेम रेशियो के साथ नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहां तो हर बार एक एक ही बढ़ाया। जैसे अगर हम कहेंगे एक एक क्विंटल खाद से 2 क्विंटल प्रोडक्शन, 2 क्विंटल यानी एक और बढ़ा दिया आपने तो 4 हो गया, ठीक है, 2 और मिल गया, सेम बढ़ा यहां तक। लेकिन यहां आपने जैसे एक और बढ़ाया तो सेम नहीं मिला आपको, फिर एक ही मिला, तो ये कहलाता है इम्परफेक्ट। ठीक है, बात समझ में? ये परफेक्ट है, यहां एक बढ़ाओगे 2 मिलेगा, फिर एक बढ़ाओगे फिर 2 मिलेगा, जितनी बार बढ़ाओगे उतना आपको सेम प्रॉफिट मिलता जाएगा, इसको बोलते हैं परफेक्ट। तो ये बढ़ तो रहा, दोनों में बढ़ रहा, लेकिन इधर पे क्या है, सेम रेशियो के साथ बढ़ रहा, इसमें सेम रेशियो नहीं है, बढ़ तो रहा बट सेम रेशियो के साथ नहीं बढ़ रहा, इसलिए ये इम्परफेक्ट है और ये परफेक्ट है। सिमिलरली नेगेटिव में भी होता है, ये बढ़ रहा, नेगेटिव में क्या होता है, एक को बढ़ना चाहिए दूसरे को घटना चाहिए, तो घट तो रहा है, ये बढ़ रहा तो ये घट रहा, बट सेम रेशियो के साथ नहीं घट रहा। देखो यहां से एक बढ़ाया 1 यूनिट, लेकिन यहां पे 2 कम हुआ, फिर यहां एक और बढ़ाया तो 2 नहीं कम हुआ, 1 कम हुआ, इसलिए ये है इम्परफेक्ट। और यही अगर हम परफेक्ट करें, परफेक्ट नेगेटिव में, तो जैसे x है, ये y है, 1 2 3
4, तो यहां पे 8, 6, 4 और 2, ये बढ़ रहा है सेम टू सेम, ये सेम टू सेम घट रहा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इम्परफेक्ट, इसको बोलेंगे परफेक्ट और इसको इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो ये परफेक्ट में क्या होगा, सेम रेशियो के साथ घटेगा, या परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो सेम रेशियो के साथ बढ़ेगा, यहां होगा तो सेम रेशियो के साथ घटेगा, जितनी इसकी यूनिट एक एक यूनिट बढ़ेगी इसकी एक एक यूनिट घटेगी। ये परफेक्ट नेगेटिव कहलाएगा, ये इम्परफेक्ट नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा, लेकिन हम आपको आंसर आपको इसका समझा दे रहे हैं। परफेक्ट का जो आंसर आएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर आएगा वो हमेशा +1 आएगा। अगर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर आएगा +1, परफेक्ट नेगेटिव होगा तो इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, पूरे कोरिलेशन का जो आंसर आता है वो -1 से लेकर के यहां बीच में 0 होगा और यहां +1 तक आएगा आंसर। कुछ भी आ सकते हैं, या तो -1 से नीचे ऐसा नहीं आ सकता, -1.2 ऐसा नहीं आ सकता, या +1.2 कभी नहीं आ सकता। अधिकतम 1 आएगा प्लस में भी, या अधिकतम 1 आएगा माइनस में। इसकी रेंज है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है जो वो -1 से +1। तो कहा जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, तो पॉजिटिव कहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा, तो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है पॉजिटिव, ये वाला। ठीक है, अब इसे परफेक्ट कब होगा, जब +1 आ जाएगा तो परफेक्ट है, लेकिन 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये इम्परफेक्ट है। जो R आपका आंसर आएगा वो R 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से +1 से छोटा होना चाहिए, यानी यहां जो बीच में आएगा आंसर वो इम्परफेक्ट पॉजिटिव होगा, यानी प्लस के साइड है तो पॉजिटिव तो है लेकिन इम्परफेक्ट है। अगर फिक्स +1 आंसर आ गया तो वो परफेक्ट पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव के लिए फिक्स अगर -1 आ गया तो परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, अगर -1 से लेकर के 0 इतने के बीच में आएगा तो ये इम्परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा है, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, ये तो थ्योरी है, यानी कि एक जिसको हम लोग जो कह सकते हैं प्रैक्टिकली हमने इसको न्यूमेरिकली कुछ नहीं लगाया है। अभी तो हमने बताया कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, इसका सवाल नहीं हमने ज्ञात किया कि आखिर कौन कितना होगा। जो मैं वैल्यू बता रहा हूं इसका आंसर +1 आएगा, इसका आंसर -1 आएगा, ये कैसे आएगा? इसका जो सवाल लगाने का वो है वो डेवलप किया था प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने, इसलिए इसको बोला जाता है पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी जो हेडिंग है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब है डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी डिग्री कितनी है, कितना उसका जो कुल मिलाकर के उसको समझ, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसको सवाल से कैसे लगाएंगे, उसको जो सवाल लगाने का तरीका उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला दिया था कार्ल पियर्सन्स ने, तो इसको कहीं कहीं पे लिखा आता है पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब पियर्सन ने कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला दिया था, इन्होंने दिया था कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y। ठीक है, अगर हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, किसी का कोरिलेशन है, ये फॉर्मूला किसका है, पियर्सन्स का, किस चीज का, कोरिलेशन का, किसके बीच में, x और y दो वेरिएबल्स के बीच में यदि हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरी, ये CO भी है, ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल r से, R लिखा जाता है इसको, तो R बराबर CO भी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस x एंड y डिवाइडेड बाय
सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। हम लोग जानते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। सिग्मा एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन किसका? एक्स का। एक्स जो सीरीज होगी उसका हम मानक विचलन निकालेंगे, वो है सिग्मा एक्स। ये सिग्मा एक्स मानक विचलन होता है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? वन अंडर रूट वन अपॉन एन समेसन आई गोज टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वाई का क्या होगा? 1 upon n समेसन आई गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये लिख गया। ये क्या है? अगर हम इसका जो अंडर रूट है इसको हटा दें तो क्या बन जाता है? वेरिएंस। आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी उसका वैल्यू का ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जो अंडर रूट लगा है इसको हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेरिएंस। तो ये अगर वेरिएंस है, ये अगर वेरिएंस है तो इन दोनों का जो वेरिएंस है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने दो लोगों के बीच में रिलेशन होगा तो कोरिलेशन, दो लोगों के बीच में वेरिएंस होगा तो कोवेरिएंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो वैसे जब ये दोनों लोगों के बीच का वेरिएंस है तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/n समेसन आई गोज टू 1 to n। यानी दोनों लोगों के बीच ये क्या है? वेरिएंस था, स्क्वायर था, अंडर रूट था। ऐसे अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यहां बन जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है पूरा। ये कोवेरिएंस हो गया, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखें फॉर्मूले में ये 1/n है बाहर, ये 1/n अंडर रूट के अंदर है। आप चाहो तो ऐसे ही लिख करके फॉर्मूला बस इतना इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यू आपको दी जाए उस तरीके से ज्ञात कर करके आप इसको सवाल लगा सकते हैं। और सिंपल इसका अगर फॉर्मूले जिसको नहीं आता बहुत ज्यादा तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी फॉर्मूले को आप याद करिए। जो अलग अलग किताबों में दिए गए होंगे फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए सिर्फ एक ही फॉर्मूले को आप पढ़िए। अगर किसी को आता है समझ में तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप और भी सरल बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले भी हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये इसी से सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। तो आप इस मेन फॉर्मूले को अगर याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब इसको एक चीज समझते हैं, अगर इसको और शॉर्ट, ये क्या है? 1/n और ये क्या है? अंडर रूट में 1/n और यहां पे भी अंडर रूट में 1/n। चलो एक चीज समझते हैं हम लोग। अगर हमें कहीं पे लिखा है सीधा सीधा 5 और यहां लिखा है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5, तो ये अंडर रूट 5 पर जब गुणा करेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे? ये अंडर रूट हट जाएगा। तो सिर्फ इसके बराबर में हम 5 लिख सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट, इसका अंडर रूट वैल्यू जो होगी, दूसरे एग्जाम्पल से मान लिया ये अंडर रूट में 4 लिखा है कहीं और ये अंडर रूट में 4 लिखा है, दोनों का मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगा? 2 गुणे अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगा? इसका भी 2 हो जाएगा और 2 बराबर 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2। सिमिलरली अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 करके हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं, अंडर रूट हटा देंगे और एक वैल्यू लिख देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये अंडर रूट 1/n है और ये अंडर रूट 1/n है तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1/n लिख सकते हैं। और जब सिर्फ एक 1/n नीचे हो जाएगा, मान लीजिए इसको हटाने पर अंडर रूट है, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 1/n बचेगा, तो नीचे 1/n हो गया, बाहर कर देंगे और अंडर रूट के यहां ये अंदर चला जाएगा, ये अंडर रूट बाहर निकल आएगा। तो एक जब 1/n बाहर निकलेगा तो ये 1/n इस 1/n से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा ये कैंसिल। तो अब आपका फॉर्मूला बचता है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेसन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई आई माइनस समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बचता है, यही आपका फॉर्मूला चलेगा। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट।
ठीक है, ये हम लोग कोरिलेशन को किसका है, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट। एमएससी वाले इसको बोल सकते हैं सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, साधारण सा कोरिलेशन कोफिशिएंट जहां पे सिर्फ एक्स और वाई का निकालना है। बीएससी में सिर्फ इतना ही है, इसी का एक सवाल आता है लॉन्ग में। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए सवाल न्यूमेरिकल आपको दिया गया कि आपको कोई डाटा दिया गया है, इस डाटा से एक्स और वाई का डाटा दिया गया है, एक्स और वाई के डाटा से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात, डाटा आपको दिया गया है एक्स और वाई का। एक्स में दिया गया है आपको 1 2 3 4 5। मैं ऐसा सिस्टम में लिख रहा हूं आपको जल्दी से समझाने के उद्देश्य से, सिंपल जल्दी से कैलकुलेशन। आप लोग इसके और भी जो भी वैल्यू आएगी आपको सिर्फ ऐसा ही लगाना है, सही आंसर आएगा। वाई में हम आपको लिख के चलते हैं, हम परफेक्ट का ले रहे हैं, आप लोग और कुछ ले रहे हैं, परफेक्ट पॉजिटिव का ले रहे हैं। 3 6 9 12 और 15। ठीक है, अब ये आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल दिया था परफेक्ट पॉजिटिव का, कि जब एक एक्स बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा, लेकिन जब सेम रेशियो के साथ बढ़ता है, अगर एक्स बढ़ रहा वाई बढ़ रहा तो क्या है, ये पॉजिटिव है। लेकिन जब सेम रेशियो के साथ बढ़ता है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ एक एक बढ़ रहा, एक एक हर बार में हर यूनिट में चेंज हो रहा, यहाँ हर बार हर यूनिट में 3 3 सेम रेशियो है। हर यूनिट का अगर आंसर देखें तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि हर बार में एक्स की क्या है 1 यूनिट चेंज हो रही है। सिमिलरली वाई की भी क्या है सेम, एक यूनिट में कितना 3 पॉइंट हमें चेंज हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सेम यूनिट यहाँ पे अगर हम इसको देखें, चेंज ऑफ वाई करें डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ एक्स करें, तो हर बार हमें कैसा आएगा 3/1 3/1, क्योंकि यहां देखो हर बार में 3 चेंज हुआ, 3 3 3, यहाँ पे 1 1 1 1। तो जो चेंज ऑफ वाई बटे चेंज ऑफ एक्स हो रहा है तो वो 3/1 3/1 हर बार इसी तरीके से जा रहा है, यानी सेम रेशियो हर बार रहेगा। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। चलो इसको हम सवाल लगा करके देखते हैं। इसका आंसर, यदि हमने पहले आपको क्या समझाया था थ्योरी में कि परफेक्ट पॉजिटिव जो होगा उसका आंसर आएगा +1। ठीक है, अगर इसका +1 आंसर आता है तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है, जो हमने आपको अभी थ्योरी में समझाया था। अब इसको हम न्यूमेरिकल में समझाते हैं। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल लेने का हमारा यही मकसद था कि हम आपको जो रेंज मैंने पढ़ाई है कि परफेक्ट पॉजिटिव का आंसर +1 आएगा, परफेक्ट नेगेटिव का आंसर -1 आएगा, तो वो हम न्यूमेरिकल से समझ लेंगे। ठीक है, चलो हमने आपको फॉर्मूला भी क्या बताया था, R इज इक्वल टू होता है समेसन, यहां 1/n लगा रहा है तो वो मैंने आपको न्यूमेरिकल से 1/n और यहां नीचे अंडर रूट में 1/n को काट करके कैंसिल कर दिया था। तो जो फाइनल फॉर्मूला था वो क्या था, xi माइनस एक्स बार का, यहां पे y माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और जो होगा दोनों का मल्टीप्लाई का जो टोटल होगा वो वहां आगे समेसन लगा देंगे। यहां अंडर रूट, यहां पे भी 1/n था लेकिन वो 1/n यहाँ के 1/n से कैंसिल हो गया था, तो xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो हमें x बार भी चाहिए y बार भी चाहिए, फिर उसमें से प्रत्येक x में से हम x बार को घटाएंगे, यहाँ y में से y बार को घटाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें x बार चाहिए और y बार चाहिए। x बार मतलब समांतर माध्य x का, अर्थमेटिक मीन ऑफ x अर्थमेटिक मीन ऑफ y। समांतर माध्य क्या कहता है, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां पे क्या हो, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना हो रहा है x का, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। y का कितना हो रहा, 15 27 9 36 36 और 6 42 3 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/3
5 बराबर 3 और y बार हो जाएगा 45/5 बराबर 9। यानी x बार हमें मिला 3 और y बार मिला 9। समांतर माध्य x का कितना है 3 और समांतर माध्य y का कितना है 9। अब हमें फॉर्मूले में क्या करना है xi माइनस x बार, यानी x में से प्रत्येक में से x बार को घटाना है। तो हम लिखेंगे x माइनस x बार, ठीक है, लिख लिया। फिर यहां पे हमें क्या चाहिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी जो यहां x माइनस एक्स बार निकालेंगे फिर उसी का यहां पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे y के लिए y माइनस वाई बार, फिर उस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार, फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस एक्स बार यानी x प्रत्येक x आई मतलब प्रत्येक x से उसके x बार को घटाना है। तो 1 से 3 घटाएंगे माइनस का 2, 2 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1, 3 से 3 घटाएंगे तो 0, 4 से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1, 5 से 3 घटाएंगे तो प्लस का 2। ऐसे अब ये x माइनस एक्स बार हो गया। अब हमें क्या करना है इस x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यानी जो यहां आया है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 0 1 4। अब यहां पे क्या करना y माइनस वाई बार यानी जो y की वैल्यू है प्रत्येक y की वैल्यू में से उसका y बार घटाना है, यानी 9 घटाएंगे।